बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 12 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, आज जिंदा भुट्टो और जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने आ गए। जी हाँ, अदालत थी या सर्कस थी, ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर जो आपको देनी है, इमरान खान का साइफर केस, अदालत बनी मुर्गी खाना, जज साहब हुए यरगमाल पुलिस के हाथों और सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया। ये क्या माजरा हुआ सारा आपके सामने रखते हैं। मजाक था, ट्रायल नहीं था। और तीसरी खबर जो आज की है वो है, लाडला प्लस को इंसाफ देने के लिए जस्टिस आमिर फारूक खुद वकील बन गए। जज की कुर्सी से उतरे, वकील बने और दिखाया कि अगर इंसाफ तेज़ तरीन मुहैया करना हो तो जज साहब के दिल में कितनी एम्पैथी है और उन्होंने कितनी कोशिश करके आज लाडला प्लस को इंसाफ दिलवाया है। ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस, 3 कहानियाँ और तीनों कहानियाँ पाकिस्तान की बेबसी की हैं। तीनों कहानियाँ पाकिस्तानी अदालतों की बेबसी और मैं यही कह सकता हूँ हजीमत की हैं, पाकिस्तानी अदालतों की बेइज्जती की हैं और आप सुनेंगे और सर धुनेंगे। सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर में मैंने आपको बताया कि भुट्टो साहब जिंदा हैं और पूरा मुल्क अभी तक कहता है जिंदा है भुट्टो। इसलिए कहता है कि भुट्टो साहब के साथ जुल्म हुआ था, उन्हें गलत तरीके से सजाए मौत दी गई थी, उन्हें तख्तादार पे लटकाया गया था। इसलिए रिएक्शन के अंदर लोग अलामती तौर पर कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है क्योंकि उसको गलत तरीके से मारा गया था। बहरहाल आज जिंदा भुट्टो जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के आमने सामने आ गए। वो केस सुना। केस क्या था, अदालत क्या थी, एक सर्कस लग रही थी, मजाक उड़ रहा था और ऐसी ऐसी बातें हो रही थी जिनकी ना कोई कानून में गुंजाइश थी ना किसी और चीज़ में। तो सबसे पहले इस पर जो हम तबसरा करते हैं वो आपको ये बताते हैं कि देखिए, जो मरा हुआ फ़िरौन है उसके सामने तो खड़ा कोई भी हो सकता है, उसको तो कोई भी बुरा कह सकता है। असल मसला तो ज़िंदा यजीद के सामने खड़े होना है। भुट्टो का केस सुनना क्यों अहम है? सबसे पहले भुट्टो साहब तो फांसी दे दिए जा चुके, कब से वो अपने खालक को जाके मिल चुके। जिन्होंने फांसी दी, ज़ियाउल हक साहब और दूसरे, वो भी जा चुके, कब से अपने खालक के पास हैं। उस के अंदर फांसी देने वाले जितने जजेस थे वो भी अल्लाह के पास जा चुके और वो भी इस टाइम अपने अमाल वहां भुगत रहे होंगे। तो फिर भुट्टो का केस सुनने की अहमियत क्या है? क्या सुना जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सुना जाना चाहिए क्योंकि भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी। ये गलत नहीं है कि वो केस ना सुना जाए, लेकिन उस केस के अंदर बजाय बढ़के मारने की, वो एक पंजाबी का मुहावरा है, उर्दू में पहले बता देता हूँ फिर पंजाबी में, कि खाने चने और डकार जो है वो बादामों के लेने, बादाम के जैसे आपने बादाम खाए हो, खाने छोले डकार बादामा दे। वो वाली बात काजी साहब कर रहे हैं कि वो एक ऐसा केस सुन रहे हैं जिसमें मुर्दा फ़िरौन के खिलाफ बड़े बड़े वो स्टेटमेंट देंगे, बड़ी बड़ी तड़ियाँ लगाएंगे और जिंदा यजीद के सामने बोलने की उनको हिम्मत नहीं है। वो क्या नहीं है वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले इस बात के ऊपर बात कर लें कि भुट्टो साहब का केस मैंने कहा सुना जाना चाहिए। क्यों सुना जाना चाहिए? सुना इसलिए जाना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह का जुल्म ना कर सके। यही उसमें से निकलेगा ना, क्योंकि उस जुल्म को तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। भुट्टो साहब को तो सजाए मौत दे दी गई थी, वो तो अपने खालिक से जा मिले, सजाए मौत देने वाले भी खालिक से जा मिले, तो अब भुट्टो साहब को तो इंसाफ नहीं दिया जा सकता। तो उस केस को सुनने की एक ही वजह हो सकती है ना, लॉजिकल, कि आइंदा ऐसी बेइंसाफी पाकिस्तान के अंदर ना हो सके। तो आप आंखों के सामने देखिए, वो बेइंसाफी तो आज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। आज इमरान खान के साथ क्या हो रहा है केसेस के अंदर, आज जिले शाह के साथ क्या हुआ है, शहीद कर दिया गया। आज अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है, शहीद कर दिया गया, और कोई और नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ शहीद के केस को दबा के बैठी है। यही सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जिसके अंदर नंगा कर दिया पाकिस्तान की एजेंसीज को कि किस तरीके से अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका लेना देना है, उस रिपोर्ट को दबा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथों के ऊपर अरशद शरीफ शहीद का खून है। तो यह अदालत आज वो सब कुछ कर रही है जो भुट्टो के साथ किया गया था, और यह अदालत उसके अंदर मुलव्वस है। तो फिर आप भुट्टो का केस क्यों सुन रहे हैं? इन हालात में तो आपको भुट्टो का केस नहीं सुनना चाहिए। तो मैंने जैसे आपके सामने अर्ज किया कि भुट्टो के केस को सुनने की एक ही वजह हो सकती है कि या तो फिर जुर्रत दिखाएं, अगर आप में वाकई तप्पड़ है, अगर आपके अंदर वाकई
करज है काजी साहब, तो फिर अलामती फांसियां दें, फांसी दें फिर ज़ियाउल हक को अलामती तौर पर, फांसी दें फिर जो 7 उस वक़्त जजेस थे उनको अलामती तौर पर, उनकी कब्रों के पास जाके फांसी का फंदा जो है वो लटके, अलामती तौर पर फांसी दें, उनको गद्दार डिक्लेयर करें, उन्हें मुजरम डिक्लेयर करें, उनको 300 साल की सज़ा दें, तो पता चले आपको कि आपने कुछ किया। आपसे कुछ नहीं होगा सवाए बड़के मारने के, आप कुछ नहीं कर सकेंगे सवाए डायलॉग बाजी के, क्योंकि आसान है। मैंने आपको कहा कि मुर्दा फ़िरौन के बारे में डायलॉग बोलना बहुत आसान है। जिंदा यजीद के सामने आपकी हालत क्या है? आपके सामने 3 दफ़ा पाकिस्तान का आइन टूट चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने थे, 90 दिन के अंदर नहीं हुए। पंजाब के अंदर होने थे, नहीं हुए। फिर अभी जो फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, मीन जो पूरे ओवरऑल अभी नवंबर के अंदर इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। आइन तीसरी दफा टूटा। आपने क्या कर लिया? क्या कर सकते हैं आप? क्या करेंगे आप? कुछ नहीं किया आपने, बल्कि आईनी कवर प्रोवाइड किया इस सारे आइन तोड़ने को। आपको पता है ना कि आइन तोड़ने की सजाए मौत है। और आपके तो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर मिन्ला साहब ने जो अपना अजाफी नोट लिखा, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बना दिया आइन तोड़ने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान के दफ्तर को, और उसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म और निगरान जो हुकूमतें उनको। तो फिर आपने क्या किया? क्या आपने अमल दरामद किया? इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, वो आपने क्या किया? भुट्टो की तरह ज़िले शाह, अरशद शरीफ शहीद कर दिए गए, आपने क्या किया? औरतें, आज काजी साहब आपने सरीना ईसा साहबा को साथ खड़े करके आपने तस्वीर खिंचवाई थी। हमारा दिल बहुत अच्छा हुआ था, हमने आपकी तारीफ की थी, हमने कहा था ये बहुत अच्छा काम आपने किया है। आज पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो अदालतों में रुस्वा हो रही हैं। खतीजा शाह को 9 मई के पर्चे में अंदर दिया था, और वो जो स्टूपिड, माजरत ये लफ्ज़ कह रहा हूँ लेकिन इससे कम मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आता, उस मैडम रॉलेक्स जो एक मॉडल हैं जिन्हें पोस्टर गर्ल बनाकर पेश किया गया, पुलिस की इतनी स्टूपिड और नाहल और नलायक ऑफिसर है वो, जो भी कोई जूनियर ऑफिसर थी, मेरा ख्याल अनूश उसका नाम था, उसको पेश किया गया कि 9 मई के हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि बस बड़े साइंटिफिक सबूत हैं। ये सबूत हैं आपके पास कि खतीजा शाह को जब तमाम जगहों से जमानत मिल गई, आप ट्रायल नहीं शुरू कर सके 9 मई क्या 7 महीनों के अंदर, क्योंकि ये सारा ड्रामा आपका किया हुआ था। आपके पास एक सबूत नहीं है। इन औरतों को ना हक जो है वो गिरफ्तार करके, और अब खतीजा शाह को कोयटा में भिजवाया हुआ है आपने। तो आप खुद देख सकते हैं कि औरतें 7-7 महीनों से बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी सबूत के, वो स्टूपिड स्टेटमेंट ज़रूर हैं उस पुलिस ऑफिसर की, उसके अलावा कोई सबूत नहीं है। सबूत होता तो खतीजा शाह को कोयटा के अंदर हमला करने के केस में, एक तरफ उसे लाहौर में कैंट के अंदर हमला करने के केस में 7 महीने से अंदर रखा गया है, अब बलूचिस्तान लेके गए कि उसने वहां पे भी हमला किया। खतीजा शाह थी या कोई जिन थी जो एक ही टाइम में वहां पर भी थी और वहां पर भी थी? तो ये इंसाफ और नाइंसाफ़ी का जहां पर सिचुएशन है, और काजी साहब की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है, और काजी साहब को शौक चढ़ा है भुट्टो को इंसाफ देने का। जो भुट्टो 40 साल 30 साल 35 साल पहले जा चुके हैं, उसको इंसाफ देने का 40 साल पुराने केस को काजी साहब को आज शौक चढ़ा है। लेकिन जो इनकी आंखों के सामने यजीदियत हो रही है, फस्तायत हो रही है, आइन टूटा 3 दफ़ा, वहां काजी साहब ने मुंह दूसरी तरफ किया है। वहां यही बात है कि जालिमों काजी सो रहा है, ये बात हो रही। तो काजी साहब आप, ये मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, जान की अमान पाऊं, तो ये अदालत नहीं, ये तो सर्कस ही है। भुट्टो साहब को बाद में कहा जाना है कि अच्छा जी भुट्टो साहब फौत हो चुके हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा जी जो उनको सजाए मौत देने वाले थे वो भी फौत हो चुके हैं, जो हैंग करने वाले थे वो भी फौत हो चुके हैं। अच्छा जी फिर क्या करें? फिर हम इसकी मजम्मत कर देते हैं। तो जनाब आधा घंटा लगाइए, ये लंबा, इतना ज़्यादा कौम का टाइम ज़ाया क्या करना? मजम्मत कीजिए और साइड पर निकलिए, और या फिर अगली एक पेशी कीजिए। भुट्टो के केस का सबको पता है, लंबा कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अलामती फांसियाँ दीजिए, जो कि आपने नहीं देनी, हमें भी पता है, और ना ही आज आपने जिंदा यजीद को कुछ कहना है, ना ही मुर्दा फ़िरौन को कुछ कहने की आप में हिम्मत है, क्योंकि मामलात और हैं और वो सबको पता है क्या है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी। दूसरी खबर है साइफर केस आज इमरान खान का। साइफर केस क्या था, अदालत क्या थी? आज मुर्गी खाना बना हुआ था। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मुर्गी खाना मैं क्यों कह रहा हूँ। मुर्गी खाना इसलिए था कि आज जब इमरान खान आए अदालत के अंदर, तो इमरान खान देखकर भी हैरान हो गए, वकला देखकर भी हैरान हो गए, मीडिया के लोग भी देखकर हैरान हो गए, फैमिली देख के भी, इवन जज साहब खुद हैरान हो गए। उन्होंने हैरानी का इजहार किया। जैसे ही जज साहब आकर कुर्सी पे बैठे तो पीछे 10-12 पुलिस वाले आके खड़े हो गए। तो जज साहब ने बड़े परेशान होकर पीछे आगे देखा कि हैं
उन जज साहब ने अदालत में कहा मैंने सिक्योरिटी मांगी है, और पुलिस वाले खड़े हैं अब चाको चौबंद पीछे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो जज साहब ने फिर बड़े हैरान होकर कहा कि मैंने तो सिक्योरिटी नहीं मांगी, इतने सारे पुलिस वाले मेरे पीछे आके खड़े हो गए हैं। तो उसके बाद जज साहब ने उनको कहा आप बैठ जाएं भाई, यहाँ कोई दहशतगर्दी का खतरा नहीं है, चंद लोग तो अदालत के अंदर हैं, तो आप क्यों खड़े हो गए हैं। तो जज साहब को पुलिस ने यरगमाल बना लिया। ये किसी आला दिमाग का काम होगा पाकिस्तान के अंदर, जो बेस्ट दिमाग है ना, बेस्ट, ये मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, वो जो बेस्ट दिमाग है उनमें से किसी दिमाग का काम होना है कि जज साहब के पीछे जो है वो लोग खड़े कर दिए जाएं। तो खैर वो जो बेस्ट दिमाग हैं उन्होंने ये नहीं सोचा कि बुरा लगेगा, चवल लगता है बंदा ऐसी चवले मारते हुए, लेकिन बहरहाल बेस्ट दिमाग है, क्या किया जाए। उसके बाद जी इमरान खान साहब जब और शाह महमूद कुरैशी साहब जब अदालत में आए तो वो देख के हैरान हो गए। उनके सामने दो डब्बे बने हुए थे, डब्बे बने हुए थे, मैंने जैसे मुर्गी खाना कहा। एक डब्बे के अंदर सहाफ़ियों को लाया गया, बराए नाम सहाफ़ी। पहली बात तो जिन दो सहाफ़ियों ने पिछली दफ़ा रिपोर्टिंग की थी, जायज़ रिपोर्टिंग की थी, सच पर मबनी रिपोर्टिंग की थी, उनको उन्होंने इस दफ़ा अंदर नहीं आने दिया। एहतशाम अली अब्बासी जो बोल टीवी से थे, उनको एक तो नौकरी से निकाला गया क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने जो सवालात किए थे जाकर सच्ची रिपोर्टिंग बाहर कर दी थी, आंखों देखा हाल। तो बोल टीवी से सच हज़म नहीं हुआ, आपको पता ही है बोल कौन चला रहा है आजकल, उनसे सच हज़म नहीं हुआ। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने एक तो एहतशाम अली अब्बासी को फारिग करवा दिया वहाँ से, और दूसरे उसमें साकिब बशीर थे जिन्होंने बहुत उम्दा रिपोर्टिंग की थी, साकिब बशीर को भी आज अंदर नहीं आने दिया, एहतशाम अली अब्बासी को भी आज अंदर नहीं आने दिया। बराए नाम कुछ मर्जी के जर्नलिस्टों को लाया गया, शीशे का डब्बा बनाया हुआ था, डरबा उसके अंदर दाखिल किया गया, यही नहीं बाहर से ताला लगा दिया गया ताकि वो बाहर भी ना निकल सकें, और संतरी बादशाह बाहर बैठ गए चाबी लेके। अब उस डब्बे के अंदर से ना आवाज़ आ रही है ना जा रही, मीन वो इमरान खान से सवालात नहीं कर सकते, वहाँ से देख सकते हैं दूर से बस कि इमरान खान आए हैं, मीडिया से बात ना हो जाए। आपको कहा था ना कि इमरान खान की आवाज़ से, इमरान खान की शक्ल से, इमरान खान की झलक से डर लगता है किसी को, कोई डरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कोई डरा हुआ है, कांप रहा है इमरान खान का नाम सुन के भी, और कहते हैं कि हमने इमरान खान को माइनस कर दिया। आप कहाँ से कर सकते हैं, माइनस करने वाली अल्लाह की ज़ात है। आपसे इमरान खान माइनस नहीं होता, बल्कि आप तो इमरान खान के नाम के ऊपर हाईलाइटर लगाते हैं, रोज़ कोशिश करते हैं। तो बहरहाल एक डब्बे के अंदर सहाफ़ियों को और दूसरे डब्बे में फैमिली को बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। तो फिर वकला ने एहतजाज किया कि ये सारा क्या ड्रामा हो रहा है, ये ओपन ट्रायल का ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट ने, ये आप क्या कर रहे हैं। जिसके ऊपर जज साहब ने धीमी आवाज़ में, बड़ी धीमी आवाज़ में कहा कि आप समझ ही सकते हैं मैं भी मजबूर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, मैं जो कर सकता था वो किया है, बड़ी मुश्किल से ये रिलीफ जितना मैं आपको लेके दे सकता हूँ वो दिया है। जज साहब ने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे लफ्ज़ों में हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा मेरे पल्ले कख नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको भी पता है मालिको, इस अदालत के मालिको कौन मकान कौन है, तो वही सब कुछ कर रहे हैं इस अदालत में, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं भी मजबूर हूँ, आप भी मजबूर हैं, आगे चलते हैं। तो ये जज साहब के हालात थे, ये आज अदालत के हालात थे। उस अदालत ने इमरान खान को क्या इंसाफ देना है, उस अदालत को तो खुद मुर्गी खाना बना दिया गया है। उसके बाद जी जो अगली खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लाडला प्रो प्लस जो है, पता नहीं लाडला प्लस प्रो है या लाडला प्रो प्लस है, वो आपको पता कायदे किल्लत नवाज शरीफ साहब, आज उनकी नैब की पेशी थी जिसमें उन्होंने बरी होना था। हमने तो पहले ही आपको बताया था कि एक दो पेशियों के अंदर बरी होना है। आप याद कीजिए, हमने 1 महीना 1.5 महीना पहले आपको व्लॉग में ये बात बताई थी कि नवाज शरीफ साहब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशियाँ पड़ेंगी और बरी कर दिए जाएंगे। अदालत को और नैब को जल्दी होगी, वही हुआ। आपको सिर्फ मुआवजे के लिए बता दूं कि इमरान खान की सिर्फ ज़मानत के केस के ऊपर 10 घंटे की बहस अदालत के अंदर हुई थी। आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान के केसेस को 11-11 महीने तक उनके फैसले महफूज किए जाते हैं। आज क्या हुआ, टोटल इस अदालत की 4-5 घंटे की सारी पेशियों की, एक पेशी की बात नहीं हो रही, सारी पेशियों की जो पूरी अहवाल है वो 5 घंटे के इर्द गिर्द उसकी समाअत हुई है टोटल सारी, और फैसला महफूज किया। इसमें भी आप कहेंगे देखें ना, सिर्फ इमरान खान के फैसले तो नहीं महफूज होते, नवाज शरीफ के भी होते हैं। जी जी, फैसला महफूज हुआ, और कितनी देर महफूज हुआ, 7 मिनट्स, 7 मिनट्स के अंदर अंदर वो फैसला सुना दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान के फैसले 11-11 महीने महफूज रखे जाते हैं, और फिर नैब को पता नहीं चल रहा था कि कैसे बरी करवाना है नवाज शरीफ को। तो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब को जज के रूप से निकल के वकील आमिर फारूक बनना पड़ा, और उन्होंने खुद नैब को बताया कि भाई ये कहो, ये कहो, ये कहोगे तो नवाज शरीफ साहब बरी होंगे, ये कहोगे तो बरी होंगे, ये कहोगे तो बरी होंगे। तो आमिर फारूक साहब ने पूरी खून पसीने की कमाई लगाकर आज जो है वो नवाज शरीफ साहब को बरी करवाया।
पूरी उन्होंने कोशिश करके वकील बन गए खुद नवाज शरीफ के। तो नैब ने और जो अदालत थी, जज साहब थे, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो आमिर जो लाडला प्लस था नवाज शरीफ, उसको बरी करवाया अदालत से और नैब को बताया कि आपका केस कैसे। नैब ने कहा नीचे रिमांड के लिए भेज दें, नीचे वाले जज से हम फैसला करवा लेंगे। नैब को भी लग रहा था कि बेइज्जती हो जाएगी ज़्यादा हाई कोर्ट की इस केस में नवाज शरीफ को हाई कोर्ट से करवाने का। तो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा यार तुम कौन लोग हो, हम ही ने सुनना है, हम ही ने बरी करना है, नीचे नहीं भेजेंगे, ये बुरा काम हम ही करेंगे, ये धंधा है पर गंदा है, ये धंधा हम ही करेंगे। तो आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पूरी तनदेही के साथ नवाज शरीफ को वहाँ से बरी किया। ये आज का दिन था। 3 अदालतें और 3 कहानियाँ। 3 अदालतों के अंदर पाकिस्तान की जो किस्मत है, पाकिस्तान के जो अवाम की किस्मत है, जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम है, आज जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की, आज मैं यही कहूँगा कि जो मौकरी हो रही है वो आपने 3 अदालतों के अंदर देखा। पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखी वो मौकरी, उसके बाद आपने साइफर केस के अंदर वही मौकरी देखी और उसके बाद आपने जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर वकील आमिर फारूक साहब को मुकदमा लड़ते हुए वही मौकरी देखी। वैसे तो गरीब आदमी के साथ पाकिस्तान की हर अदालत के अंदर यही मौकरी हर रोज़ होती है, लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर अदालतें नंगी हुई हैं और आज हम 140वें नंबर पर हैं शायद दुनिया में और हिंदुस्तान 77वें नंबर पर है, 77th नंबर के ऊपर। ऐसे ही नहीं हमारी करतूतों के साथ है। और जो लोअर अदालत है डरबा बनी है। आप कह रहे होंगे कि यार ये बड़ा जुल्म किया जज अबू अल हसनात साहब ने। तो जज जब आपके आला तरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो ज़िंदा भुट्टो को करने के चक्कर में लगे हों और वहाँ केसेस सुन रहे हों जहाँ वो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अदालतों का यही अहवाल होना है। फिर जब वहाँ पर अदालतें लेटी होंगी, जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत लेटी होगी, तो जो साइफर केस के अबू अल हसनात हैं उन बेचारों की क्या औकात है। वो तो बहुत ही छोटे से जज हैं, छोटी सी अदालत है, वो क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान के हालात हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।